हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। तो संधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो संधि से रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चन हैं, किस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सी संधि में क्या लॉजिक आपको लगाना है, ये सारी बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो संधि है ये शब्दों के निर्माण के लिए एक विधि के रूप में काम करती है। क्योंकि जब हम पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो हमें 4 प्रकार से हम इनका निर्माण कर सकते हैं। यानी हमें 4 टॉपिक ऐसे मिलते हैं जिनसे हम नए शब्द बना सकते हैं पुराने शब्दों को उठाकर। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा उपसर्ग, एक प्रत्यय, एक संधि और एक समास। तो इन 4 तरीकों से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है आपका कि 2 पुराने शब्दों से हम एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा? संधि के द्वारा। अब क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, डिटेल में चर्चा हम करेंगे संधि के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में एक परफॉर्मा तैयार होना चाहिए। आपके स्कीमा में जो पहले से ऐड है संधि को लेकर, उसमें कुछ और आप ऐड करेंगे तो मतलब आप तत्पर होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और हम दोनों ही तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको पहले निगमन विधि और फिर उसके बाद में आगमन विधि, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव दोनों ही तरीके से हम कोशिश करेंगे ताकि चीज़ों को आप रटें नहीं, चीज़ों को आप अप्लाई करके देखें। 2 तरीका होता है। एक तो होता है आप चीज़ों को स्मृति में ऐड करते जाते हैं, यानी स्मरणात्मक होता है, सिर्फ ऐड करना। एक होता है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर उनको अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में चीज़ें सेट होंगी, रटी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो संधि जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका बनता है यहीं से। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मिलना, मिलाप, समझौता, सुलह, ठीक है, मेल। इतने सारे संधि के अर्थ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं 2 लोगों में, पहले आपने सुना होगा इलाहाबाद की संधि, अमृतसर की संधि, ये संधि वो संधि। तो संधि का मतलब होता है समझौता होना, मिलना, मेल होना। मतलब 2 राजाओं में कहीं पे युद्ध चल रहा था और उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, यानी वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, उन दोनों में आपस में समझौता हो जाता है। यही क्या होती है? संधि होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आया संधि से? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है संधि का शाब्दिक अर्थ। नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी में। आज मैंने पहले से नहीं लिखा है क्योंकि आज ऐसे ही रखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना या जोड़ या समझौता, ठीक है, या और क्या कह सकते हैं हम, सुलह। इस तरीके से संधि के शाब्दिक अर्थ को हम अलग अलग तरीके से वर्णित कर सकते हैं, ठीक है। और योग भी लिख लीजिए। तो क्वेश्चन पहला क्या निकल के आया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलना, समझौता, मिलाप, जोड़, योग, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है संधि की परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी, तो आपको संधि की परिभाषा लिखनी है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा, संधि की परिभाषा में आपको लिखना है 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये आप लिख लीजिए, इतना लिखिए सबसे पहले, ठीक है। और आप अपनी परिभाषा अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं खुद से। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है, 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, या और कोई ऑप्शन आपके लिए दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना उस स्थिति में कि कभी भी शब्दों का मेल संधि नहीं होगा। शब्दों का मेल क्या होता है? शब्दों का मेल जब होता है, दो शब्दों का मेल जब होता है तो हमेशा समास बनता है, संधि नहीं बनती। संधि कब बनेगी? जब दो वर्णों का मेल होगा, दो निकटवर्ती वर्ण मिलेंगे तब संधि होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय। अब इसको हमने अलग अलग किया, इसका संधि विच्छेद किया। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे? हमें ये देखना है कि दो वर्ण कैसे कैसे मिलते हैं, फिर आप एक नई परिभाषा खुद से क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा क्या है, ये वी और आधा क्या है? दा, और आधा है या, इस तरीके से। और उसके बाद में क्या है? यहाँ पर आ है। ठीक, ऐसे ही इधर देखेंगे, इधर क्या है? आ है, और फिर क्या है? ले। ठीक, अब ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लेना है। इन दोनों को मिलाकर जो उत्पन्न विकार होगा उसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? विद्य, ये ऐसे ही रहेगा, और आ मिलकर क्या हो जाएंगे? आ और आ मिलकर आ हो जाएगा, दीर्घ आ। ठीक है, जब भी सवर्णी होंगे, दोनों साइड में सवर्ण होंगे, स्वर दोनों साइड में ई और ई होंगे, आ और आ होंगे, तो उनका दीर्घ हो जाता है, ये रूल होता है। तो आ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे दीर्घ आ। फिर क्या है यहाँ पर? ले। अब ये जो दीर्घ आ है इस या को पूरा करेगा, क्योंकि इस या में हलंत है, क्योंकि इससे स्वर निकल गया तो ये या क्या बच गया? सिर्फ व्यंजन बचा। अब ये इस व्यंजन को पूरा करेगा, तो जब इसको पूरा करेगा तो यहाँ बड़े आ की मात्रा यानी कि ये दीर्घ या हो जाएगा। जैसे विधि, अब ये अधूरा है तो इस आ को इसमें मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा विद्यालय। आप देख पा रहे होंगे, और नहीं तो हम ऊपर लिख लेते हैं इसको, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। इधर समझ लेते हैं। तो विद्या और बीच में आ है और पीछे क्या है? ले। जब हमने पहले शब्द के अंतिम वर्ण का और अंतिम शब्द के पहले वर्ण का हमने योग किया, मिलान किया इनका, क्योंकि निकट हैं एक दूसरे के, तो निकटवर्ती संबंध जब इनमें हुए तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में संधि हुई, इन दोनों के बीच में मेल हुआ, इन दोनों के बीच में योग हुआ, और इस योग से जो परिवर्तन होगा वही संधि होगी। ये आ जो है इस या को पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा विद्यालय। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय होगा, और इस विद्यालय को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आप जानते होंगे, क्योंकि इसमें आधा दा और या है, तो ये हो गया विद्यालय। तो इस तरीके से संधि होती है। अब आप परिभाषा कैसे क्रिएट कर सकते हैं दूसरी, तो आप बना सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने समझा। मैं अगर आपको क्वेश्चन देती हूँ कि संधि के संबंध में कौन सा गलत है, और 4 ऑप्शन आपको दे दूं बनाकर, एक ऑप्शन दे दूं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को संधि कहते हैं, दूसरा दे दूं आपसे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे संधि कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दे दूं कि मैं तीसरा ऑप्शन अगर आपसे दे दूं कि दो वर्णों के योग को हम संधि कहते हैं, और एक ऑप्शन दे दूं कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। संधि के संबंध में सही पूछा तो उपरोक्त सभी दूंगी, और अगर गलत पूछा है तो कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि दो वर्णों का जब विकार होगा, दो वर्ण मिलेंगे आपस में निकटता की वजह से। मिलते क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में निकटता है, ये पास है और ये भी पास है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम इससे मिला दें, क्योंकि ये दूर हो जाएगा। निकट कौन है इसके? ये है। तो दो वर्णों की जब निकटता आएगी तो क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, और उस विकार से उत्पन्न
शब्द जो आएगा उसको क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। तो दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है संधि की परिभाषा से। पहला क्वेश्चन संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन संधि की परिभाषा से आएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है संधि के कार्य से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किससे आएगा, संधि के कार्य से आएगा। तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। संधि के कार्य क्या होते हैं ये पूछ लिया जाएगा आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि संधि के क्या क्या कार्य हैं। तो संधि के कार्य हेडिंग डालेंगे, संधि के कार्य। पहला पॉइंट लिखेंगे, दो पुराने शब्दों से नए शब्द निर्माण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार रखना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसी के साथ में थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, शब्द की संरचना को छोटा करना। शब्द की संरचना को कैसा करना, छोटा करना। तो ये 3 पॉइंट हैं संधि के कार्य के अंतर्गत कि संधि का कार्य क्या होता है। आखिर आपको बताया कि शब्द की संरचना यानी शब्द जो है बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, 2 शब्द अलग अलग हैं, उनको एक साथ कर देंगे और एक साथ करने में भी उसकी जो संरचना है उसको छोटा करने का काम करती है कौन, संधि। संधि का काम क्या है, जो नए शब्द होते हैं उनसे जो शब्द बनाया जाता है, पुराने शब्दों से जो नया शब्द बनाया जाता है उसका अर्थ भी पुराने शब्दों के अनुसार उससे मिलता जुलता रखा जाता है, ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल भिन्न रख दिया जाए। तीसरा यहाँ पर यानी फर्स्ट पॉइंट है, मैं इधर से उल्टा समझा रही हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने पुराने शब्दों से नए शब्द निर्माण। तो 2 पुराने शब्द उठाए जाएंगे, उनसे क्या बनाया जाएगा, नया शब्द बना दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने समझाया था विद्या धन आलय, तो एक शब्द था विद्या और एक शब्द था आलय। विद्या का अर्थ होता है विद्या और आलय का मतलब है घर। तो विद्या और आलय इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, विद्यालय, यानी कि विद्या का आलय यानी विद्या का घर बना दिया। उसी तरीके से हम अन्य एग्जाम्पल्स भी देखेंगे अलग अलग तरीके के, जिससे आप इन कंडीशंस को समझ सकें, इन कंडीशंस को अप्लाई करके देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अभी देव धन आलय, 2 अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है देव और एक है आलय, 2 शब्द हैं। इन दोनों शब्दों से एक नए शब्द को हम बना सकते हैं, किसके द्वारा, संधि के द्वारा। तो ये किसका काम है, संधि का। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, ये देव। अब इस वा में से अगर हम आ को निकाल लें बाहर, तो यहाँ ये हलंत वाला रह जाता है। फिर यहाँ पर हम बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, इधर से इस वाले आ को यहाँ निकाल लेंगे, स्वर को, और फिर यहाँ क्या रह जाएगा, लय। सेम वही विधि है। तो देव का देव रहेगा और आ मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएंगे। और देव इस वा को पूरा करेगा आ, तो ये क्या हो जाएगा वा, और लय को इधर ले आएंगे तो क्या बन गया, देवालय। अब देखिए जो शब्द की संरचना थी, अगर हम इसको ऐसे लिखते देव आलय, ये शब्द की संरचना बड़ी है, इसको छोटा करने का काम किसने किया, संधि ने किया। जिसको हम ऐसे लिखेंगे उसे हम ऐसे लिख देंगे देवालय। तो शब्द की संरचना को छोटा करने का काम कौन करता है, संधि। नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार रखता है कौन, संधि। जैसे देव का मतलब होता है देवता और आलय का मतलब होता है देवताओं का घर। ठीक है, तो इन दोनों को मिलने से जो शब्द का अर्थ बनेगा वो बनेगा देवालय, और देवालय का अर्थ होता है देवताओं का घर या देवों का घर। तो नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार ही रखने का प्रावधान कौन करता है, संधि करती है। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि संधि के क्या कार्य हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ
मेल, योग, मिलना, समझौता, ठीक है, सुलह, ये क्या है संधि के शाब्दिक अर्थ हैं। उसके बाद में संधि की परिभाषा की हमने चर्चा की थी कि दो वर्णों के निकटवर्ती संबंध से या दो वर्णों के निकटता के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। उसके बाद में हमने संधि के कार्य में आपको बताया था कि दो पुराने शब्दों से हम नए शब्द बना सकते हैं संधि के द्वारा, शब्द की संरचना को हम छोटा कर सकते हैं संधि के द्वारा, और नए शब्द का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार ही रख सकते हैं संधि के द्वारा। तो ये संधि के तीनों कार्य आपको ध्यान रखने हैं, इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगला बनने वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका संधि के भेद से। तो अब हम भेदों की चर्चा करेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो संधि के भेदों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं, लिख लीजिए। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि यानी कि स्वर और स्वर मिलकर किसका निर्माण करें? संधि का, यानी विकार उत्पन्न करें। जब स्वर और स्वर मिलकर विकार उत्पन्न करेंगे तो स्वर संधि होगी, क्योंकि नाम ही है स्वर संधि। तो स्वर संधि में कंडीशन क्या होगी कि स्वर होगा एक तरफ आगे वाले शब्द में, ठीक से लिखते हैं, स्वर प्लस स्वर, और तब क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। व्यंजन संधि में क्या अप्लाई होता है? स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर। कहने का मतलब है कि व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है, तभी हम व्यंजन संधि कर पाएंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, और व्यंजन और स्वर मिलेंगे तो व्यंजन संधि, या स्वर और व्यंजन मिलेंगे तो भी व्यंजन संधि। अब हम बात करें विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि यहाँ विसर्ग का होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द होगा उसमें आपको विसर्ग देखने को मिलेगा, तब क्या करेंगे आप? विसर्ग संधि। अब हम बात करें स्वर संधि की। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इसके भी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, फिर होता है वृद्धि संधि, फिर होता है यण संधि, फिर होता है अयादि संधि। तो ये संधि के 5 स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछने की बात करें तो 90% क्वेश्चन स्वर संधि से पूछा जाता है। एक तो ये बात आपको मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए बता दी, बहुत बेहतर है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम स्वर संधि के ये भेद जो हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना, भेद अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं, जिनका नाम आपके सामने है। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ में क्या होगा? इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा, यानी कि जब भी सवर्णी मिलेंगे, इधर भी स्वर हो, सेम स्वर,
स्वर का मतलब सेम स्वर, जैसे इधर आ है तो इधर भी आ का होना जरूरी है। आ कोई सा भी हो लेकिन होना चाहिए सवर्णी। तो जब भी सवर्णी स्वर मिलकर संधि करेंगे तो दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में क्या होता है, आद्य गुण होता है, इनके अलग अलग सूत्र हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ शॉर्ट में कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। अभी मैं छोटा शॉर्ट में बता देती हूँ जिससे आपको मोटी मोटी इनके बारे में नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो इनके बारे में हम मोटा मोटा जान लेते हैं पहले कि दीर्घ संधि की आप ट्रिक किस तरीके से याद रखेंगे और बाकी की संधियों की आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, जहाँ दो एक जैसे वर्णों का योग हो, ये लिख लीजिए दीर्घ संधि के लिए। अब हम बात करेंगे गुण संधि की। तो गुण संधि के लिए आपको ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा जब भी दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद में वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वही शब्द के बीच में आपको कहीं पर भी दीर्घ ए और आओ, वृद्धि का मतलब वृद्धि हो जाती है इनकी मात्राओं में भी दिखाई दे। उसके बाद में यण संधि। यण संधि थोड़ी सी टिपिकल होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यण संधि के लिए ध्यान रखना, शब्द के बीच में या, वा और रा होंगे तथा स्वर रहित, इससे पहले स्वर रहित, मैं बोलती जा रही हूँ लिखते जाना, स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में अयादि संधि। अयादि संधि में आपको क्या करना है कि आपको अयादि संधि में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, एक तो शब्द के बीच में या और वा हो और इससे पहले स्वर सहित व्यंजन। तो यहाँ पर यण और अयादि संधि में थोड़ा सा कॉमन है कि या वा दोनों में कॉमन होंगे, लेकिन यण में क्या होगा कि यण में जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, यानी आधा व्यंजन होगा, और अयादि में पूरा व्यंजन होगा। तो ये छोटा छोटा आपने जाना, परफॉर्मा टाइप में एक ट्रिक के रूप में काम करेगा। जब आप संधि एग्जाम के बिल्कुल करीब पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी संधि नहीं आता है तो उस समय आपके लिए ट्रिक का काम करेगा कि कहीं पर भी आपको छोटी ए यानी ए और ओ की मात्रा दिखाई देगी तो आप गुण के साथ चले जाएंगे, और आई और आउ की मात्रा आपको दिखाई देगी तो आप किसके साथ जाएंगे, वृद्धि के साथ में जाएंगे। जब भी आपको शब्द के बीच में या, वा और रा दिखाई देगा और उससे पहले कोई आधा व्यंजन होगा तो आप यण के साथ में जाएंगे। जब भी आपको शब्द के बीच में कहीं पर भी या और वा दिखाई देगा और आगे पूरा व्यंजन होगा या और वा से पहले, तो क्या होगा, फिर वहाँ पर आप अयादि संधि के साथ में जाएंगे। और जब भी कभी 2 सवर्णी मिलकर के विकार करेंगे, संधि करेंगे, यानी एक जैसे स्वर होंगे दोनों तरफ, पहले शब्द में और अंतिम शब्द में भी, तो आप दीर्घ संधि के साथ में जाएंगे। तो इतना आपने जाना कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि के कार्य क्या होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में जाना, और उनके बारे में आपने ट्रिक भी जानी। अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम सबसे पहला पार्ट लेंगे स्वर संधि में दीर्घ संधि का। दीर्घ किसे कहते हैं, दीर्घ संधि के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशंस याद रखनी है, एक नहीं, 2 नहीं, कई कंडीशंस आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आप बिल्कुल भी संधि से आने वाले क्वेश्चंस को गलत ना करें। मेरा ये टारगेट है, तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो
ये हमारा प्रयास रहता है। तो बात करें जहाँ हम दीर्घ की, तो पहला पॉइंट डालना यानी पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के लिए आपको कंडीशंस लिखनी है। तो अलग अलग कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी जो आपको अप्लाई करनी है, किस तरीके से आपको दीर्घ संधि की पहचान करनी है। तो जहाँ सजातीय वर्णों का मेल होता है, पहला पॉइंट लिखना, जहाँ सजातीय वर्णों का मेल हो, पहला पॉइंट। दूसरी कंडीशन लिखिएगा दीर्घ संधि के अंतर्गत, जहाँ दो वर्णों के मेल से दीर्घ अर्थात बड़ा, जहाँ दो वर्णों के मेल से दीर्घ अर्थात बड़े वर्ण, जैसे बड़े वर्ण में क्या लिखना है, आ, ई, उ, ये लिखने हैं। बड़े वर्ण बने, तब क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन लिखेंगे आप, आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला टाइप का बन गया, इसको ज़रूर लिखिए, ये शॉर्ट में काम करेगा, ठीक है। तो जब भी छोटा आ यानी आपका लघु आ और दीर्घ आ मिलकर जब संधि करेंगे तब भी दीर्घ आ होगा, जब दीर्घ आ और लघु आ मिलेंगे तब भी दीर्घ आ होगा, जब दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेंगे तब भी दीर्घ आ होगा, जब लघु आ और लघु आ यानी छोटा आ और छोटा आ मिलेंगे तब भी दीर्घ आ होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसी तरीके से हम ई की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये चौथी कंडीशन है आपके सामने, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई और ई प्लस ई बराबर ई। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये किसके लिए हैं, दीर्घ संधि के लिए हैं, ठीक है। तो कभी भी आप अगर आपका छोटी ई और छोटी ई मिलेंगी यानी कि जो लघु ई है और लघु ई है दोनों मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे, उसी तरीके से दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई बनाएंगी। वही सेम कंडीशन है आ की तरह ई की तरह। और ऐसे ही यहाँ पर पांचवी कंडीशन आप ऊ की बना लेंगे, खुद से बना लीजिए, ऊ और ऊ, दीर्घ ऊ दीर्घ ऊ दीर्घ ऊ दीर्घ ऊ। कहने का मतलब है जब भी शब्द का जो भी शब्द होगा उसका अगर अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण इन चारों में से कोई एक होगा और लास्ट वाले शब्द का इन चारों में से भी कोई एक होगा, यानी दीर्घ हो या लघु हो, होने चाहिए सवर्णी, यानी ऊ है तो दूसरा भी ऊ होना चाहिए, तो उसको मिलाकर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। ये कंडीशन है, बिल्कुल सेम ई की कंडीशन है और सेम आ की कंडीशन है। तो ये 5 कंडीशन मैंने आपके सामने दीर्घ संधि की लिखी, इनको आप नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल लूँगी, इसको इरेज कर देती हूँ। तीनों एग्जाम्पल्स लेंगे हम आ, ई और ऊ के, जिससे तीनों ही चीज़ें आपकी क्लियर हों, ठीक है। अगर हम बात करें आ की, तो पहला शब्द लेते हैं हम दयानंद, ठीक है। क्या लिया हमने, दयानंद। दूसरा हमने लिया रविंद्र, इसको मैं अब बताऊंगी कि ये शुद्ध कैसे है और आपका वो वाला रविंद्र जो होता है, जो आप छोटी की मात्रा लगाते हैं, वो अशुद्ध कैसे है। तो तीसरा है वदुत्सव, ठीक है, या लघुर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, जो मैंने पहले दीर्घ आ की कंडीशन दी थी। ये हमारी दीर्घ ई की कंडीशन है और ये हमारा दीर्घ ऊ की कंडीशन है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे उन चीज़ों को जो अभी आपने नोट की थी, अभी आपने समझी थी। ठीक। और फ्रेंड्स, आपको अगर संधि समझ में आ रही है और मेरा तरीका बेहतर लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरे पास में संसाधन का अभाव ज़रूर है, लेकिन आपको जो भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कंटेंट आपको दिया जाता है, वो कंटेंट बिल्कुल फैक्चुअल होता है, जो आपको पेड क्लासेस में भी इतना बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट तो इस वीडियो में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के बाद में आपके लिए इसके और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी। संधि को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, हम पूरी संधि फिनिश करेंगे। तो जब आप संधि की सारी वीडियोस देख लेंगे तो संधि से आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये श्योर है, कंफर्म है। उसके बाद में मैं संधि से रिलेटेड आपको क्विज भी कराऊंगी और संधि की आपको चैनल पर भी प्रैक्टिस कराऊंगी। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर संधि, जो दीर्घ संधि है, इसको हम कैसे समझें। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। दया, धन, आनंद। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया, विच्छेद कर लिया, संधि विच्छेद। अगर हम वर्ण विच्छेद करें यहाँ पर तो क्या हो जाता है, दा, आ, या, दीर्घ आ, और फिर प्लस, फिर आ, फिर क्या है, ना, फिर आ, और फिर ना, और फिर दा, और फिर आ। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने वर्णों का विच्छेद कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे वर्णों में निकटता कहाँ है, क्योंकि हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा था कि दो वर्णों के निकटता के कारण हुए परिवर्तन को, हुए विकार को हम संधि कहते हैं। तो निकटता कहाँ है, इन दोनों में निकटता बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको यहाँ मिलाएं तो दूरी हो जाएगी, इसको यहाँ मिलाएं तो दूरी हो जाएगी, ये दोनों निकट हैं सबसे ज़्यादा। तो मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी कि दोनों तरफ सवर्णी होना चाहिए, हमने देखा दोनों तरफ क्या है, सवर्णी है, आ है और आ है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही दीर्घ आ हों, एक लघु एक दीर्घ हो सकता है, एक दीर्घ एक लघु हो सकता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या हो गए, दीर्घ आ हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा इस दा को, क्योंकि ये दा अधूरा है, हलंत है इसमें, तो ये आ पूरा करेगा, ये क्या बन जाएगा, दा। इस या को ये वाला आ पूरा करेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलकर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो ये दोनों फिनिश हो जाते हैं यहीं पर, और नया क्या विकार उत्पन्न हो जाता है, दीर्घ आ। तो ये दीर्घ आ इस या को पूरा करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दया। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम, इधर क्या है हमारे पास, क्या बचता है, यहाँ बचता है हमारे पास अंध। क्या बचे, अंध बचा। ठीक है, क्या बच गया, अंध। और इससे पहले ना भी है, तो इस ना को हम ऐसे रखेंगे। ठीक, ऐसे। अब हमने देखा कि दया प्लस ये ना है अधूरा, इसको ये पूरा करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, नंद। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ये दयानंद। ये हमारी संधि बनकर तैयार हुई। दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। हमने ये भी जाना कि इन दोनों को तोड़ने पर किस तरीके से हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे दयानंद हुआ, उसके साथ में आपने देवालय अभी देखा, विद्यालय देखा, वो सब दीर्घ संधि के ही एग्जाम्पल थे। अभी हम ई का एग्जाम्पल समझेंगे कि ई में किस तरीके से विकार उत्पन्न होता है। तो ई के लिए भी आप तैयार रहें। अब यहाँ देखिए रवि, ये होता है रवि धन इंद्र। ठीक है, इसका विच्छेद क्या होता है, रवि धन इंद्र। ये रविंद्र, जब आप इसको मिलाकर, अगर मान लीजिए कि आपने ऐसे की ऐसे ही लिख दिया इसको रविंद्र ऐसे, तो इसमें जो विकार हम उत्पन्न करना चाह रहे हैं, यानी कि इस ई को और इस ई को मिलकर दीर्घ होना चाहिए था, तब होता शुद्ध। अब हमने ये जो लिखा है ये है हमारा अशुद्ध। तो हम संधि के द्वारा और क्या सीखते हैं, संधि के द्वारा हम शुद्ध वर्तनी सीखते हैं, समास के द्वारा हम शुद्ध वर्तनी सीखते हैं, उपसर्ग के द्वारा हम शुद्ध वर्तनी सीखते हैं, प्रत्यय के द्वारा हम शुद्ध वर्तनी सीखते हैं। तो हम जो ये लिखते आए हैं, आप जो ये लिखते आए हैं हमेशा से, ये होता है गलत, और सही क्या होता है, ये रविंद्र, ये सही होता है। अब कैसे सही होता है ये देखिए, हम संधि करके इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, रा, फिर क्या है, वा, और फिर है ई। ठीक, रा वा ई प्लस ई, और उसके बाद में क्या है, ना, उसके बाद में दा,
और उसके बाद में है रा और उसके बाद में है आ। ठीक है, ध्यान रखना कि रविंद्र में जो ये रा है ये पूरा है और दा अधूरा है, ये भी ध्यान रखना। तो इससे हम ये भी सीख रहे हैं कि जो नीचे छोटे छोटे आपको वर्ण दिखाई देते हैं वो पूरे होते हैं और पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है वो अधूरा होता है। इसको हम अभी समझेंगे और बेहतर तरीके से। तो पहले हम संधि कर लेते हैं। ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो गए, तो ये दीर्घ ई हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, रा और वा। ये हलंत वाला, क्योंकि इसके बाहर ई निकल गया तो ये हमारा व्यंजन बचा। अब यहाँ पर ये व्यंजन बचा रा और वा, और इन दोनों के विकार से, इन दोनों के मिलने से क्या विकार उत्पन्न हुआ, दीर्घ ई। तो यहाँ दीर्घ ई हो गया हमारे पास। और क्या बचता है हमारे पास, ये बचता है। तो न, दा, रा और आ, ये हमारे पास बच जाते हैं। ठीक, तो अब हम इसको देखेंगे। ये ई जो है इसको पूरा करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, जब रा पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो रवि, और फिर क्या है ना, आधा हलंत वाला, और फिर क्या है दा और रा, रविंद्र। तो ये हमारा शुद्ध है रविंद्र। और ये जो हमने अभी लिखा था रवि धन इंद्र, इस तरीके से बनाया था रविंद्र, ये हमारा अशुद्ध होता है। ध्यान रखना, ये गलत होता है। अगर वर्तनी में पूछा जाता है तो ये गलत है, ये वाला सही है। तो आपको समझ में आया होगा कि ई और ई मिलकर किस तरीके से दीर्घ कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। अब क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि रविंद्र में कौन सी संधि है, रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो आप जाएंगे दीर्घ के साथ में, क्योंकि सवर्णी मिलकर के, सवर्णी स्वर मिलकर के दीर्घ कर रहे हैं तो दीर्घ संधि कहलाएगी। उसके बाद में हम ऊ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ऊ आपको बेहतर समझ में आ सके कि ऊपर ये रूल किस तरीके से लागू होता है। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की करेंगे प्रैक्टिस में। तो यहाँ देखिए, ये होता है वधु, वधु धन उत्सव। वधु का ये जो ऊ है ये बड़ा होगा, ठीक, लघु का छोटे में होता है। तो वधु धन उत्सव। तो यहाँ पर अगर शुद्ध पूछा जाएगा तो वधु इस तरीके से लिखा होगा, ये वाला अशुद्ध होता है वर्तनी के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से लिखा होगा ये शुद्ध होता है। तो वधु धन उत्सव बराबर क्या होगा, वधुत्सव। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे दीर्घ होकर इस तरीके से लिखा गया। तो हमने यहाँ वा और फिर उसके बाद में धा, तो इसमें से जब हम स्वर निकाल लेंगे तो ऊ हो जाएगा इधर, फिर ऊ, और फिर क्या है हमारे पास, ये बच रहा है पीछे वाला ये, ठीक है, ऊ को जब हमने बाहर निकाला। अब इन दोनों के मिलने से क्या विकार उत्पन्न हुआ कि ये ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो गए, और हमारे पास यहाँ बचा वध अधूरा यानी स्वर रहित, और उसके बाद में है ऊ, और उसके बाद में है सब, ऐसे। अब इस धा को, क्योंकि ये अधूरा है तो इसको ये पूरा करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, वधू, और ये इधर आ जाएगा पास इसके, तो ये बन जाएगा वधुत्सव। उम्मीद है कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे कि किस तरीके से दयानंद में दीर्घ हुई, किस तरीके से रविंद्र में दीर्घ हुई, और किस तरीके से वधुत्सव में दीर्घ संधि हुई। तो फ्रेंड्स, ये थे दीर्घ संधि के आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको अप्लाई करके बताए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो। और एक और चीज़ थी, री भी कभी कभी दीर्घ हो जाता है, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। दीर्घ संधि में रेयर केसेस में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी चीज़ छूट जाए, ठीक है। एक होता है री का भी दीर्घ हो जाता है इस तरीके से। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, पितृण, ठीक है। अब इसका कैसे हुआ, तो पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण बराबर क्या हो जाता है, पितृण, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पर पी और इस ता में से हमने व्यंजन को बाहर निकाल लिया, री व्यंजन को, और यहाँ पर भी क्या है री, और फिर क्या है णा। अब इस री और री को मिलाकर हमने क्या कर दिया, दीर्घ ई बना दिया, दीर्घ री बना दिया, ठीक। अब ये दीर्घ री इस ता को पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा, पितृण, और णा इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया, पितृण बन गया। तो ये हमारा री का एग्जाम्पल था, जो कभी कभी पूछ लिया जाए तो आपका गलत ना हो। तो आज की अभी की क्लास तक दीर्घ संधि हमारी क्लियर होती है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए टेलीग्राम पर प्रैक्टिस पेज सेंड कर दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और भी ज़्यादा। और ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है प्रैक्टिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्विज के माध्यम से और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं भी आपको प्रैक्टिस कराती रहूँगी, बीच बीच में बेहतर आपके टॉपिक्स को क्लियर कराती रहूँगी। तो दूसरी संधि की अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर लेते हैं यण संधि। ज़रूरी नहीं है कि हम दीर्घ के बाद में गुण को ही डिस्कस करें, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ग्रंथ में, किसी बुक में, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, वो एक अलग बात है कि हम कर लेते हैं कि दीर्घ के बाद गुण को डिस्कस करें, लेकिन हम बात कर लेते हैं यण संधि की। तो यण संधि के लिए मैंने आपको बताया था कि यण के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि शब्द के बीच में कंडीशंस हैं। ये पहली कंडीशन है, शब्द के बीच में या वा रा आए तथा इससे पहले स्वर रहित व्यंजन आए। ये बात समझ में आई इतनी कि शब्द के बीच में या वा रा आए तथा इससे पहले हमारा व्यंजन कैसा होना चाहिए, स्वर रहित व्यंजन। यानी कि यहाँ स्वर रहित व्यंजन का मतलब है आधा व्यंजन। कैसा व्यंजन? आधा व्यंजन, आधा व्यंजन होना चाहिए। अब हम इसको दूसरी कंडीशन के माध्यम से समझेंगे। सेकंड कंडीशन आप लिख लीजिए, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से या वा रा, ठीक है, अर्ध स्वर भी होते हैं, या वा रा, या वा रा वर्ण बने। तो या वा और रा किन्हीं दो वर्णों के मेल से क्या बने, या बने, वा बने या रा बने, तो कौन सी संधि होगी हमारे पास में? यण संधि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझें, अगर एक एग्जाम्पल मैंने लिया आपके सामने, प्रत्यक्ष। क्या लिया? प्रत्यक्ष। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? प्रति धन अक्ष। प्रति धन अक्ष बराबर क्या होगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रति धन अक्ष। अब ये प्रत्यक्ष बना कैसे? तो जब भी कि क्या कहा गया है यहाँ, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से क्या बने, या बने, वा बने या रा बने। अब देखिए ये क्या है? प्रत, और इससे हमने बाहर क्या निकाला? ई निकाला। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? अक्ष। आ है और आ और ई मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? आ और ई। और आ और ई मिलकर किसको जन्म देंगे? या को जन्म देंगे। ठीक है, जब भी दो वर्णों के मिलने से या बने, वा बने या रा बने, तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारे पास में? यण संधि हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है, तो ई और आ ने मिलकर किसको जन्म दिया? ई और आ मिले तो विकार क्या उत्पन्न हुआ? या उत्पन्न हुआ। तो ये जो ता है अधूरा है, या अकेला ऐसे रहेगा नहीं, तो या के साथ में लग जाएगा ऐसे करके। ये ता अधूरा है यानी स्वर रहित है, तो ऐसे लग जाएगा और ये बन जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो जब भी कोई दो वर्ण मिलेंगे और दो वर्णों के मिलने से क्या होगा? दो स्वरों के मिलने से क्या होगा? या बनेगा, वा बनेगा या रा बनेगा, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो अप्लाई करके मैंने आपको बता दिया। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। ये पहली कंडीशन थी इसको सिद्ध करने की। इसके साथ में भी आप इसको लगाकर देखेंगे, शब्द के बीच में या वा रा आए और इससे पहले स्वर रहित व्यंजन आए। अब आपने देखा या आया और इससे पहले क्या आया? स्वर रहित व्यंजन, यानी आधा व्यंजन आया। तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई हुई। अब इसको सिद्ध करने की सेकंड कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको या बना के दिखा दिया, दो वर्णों के योग से वा बना के और रा बना के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसको इरेज नहीं करती। अभी देखिए, जैसे सु धन आगत।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सा है, इससे हमने ऊ को बाहर निकाला, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ आ है और फिर ये क्या है, गत। तो ऊ और आ मिलकर किसको जन्म देंगे, वा को। तो ये क्या बन गया, वा। अब हमने देखा कि ये जो सा है ये अधूरा है, व्यंजन रहित है, तो इसके साथ में लग जाता है, क्या हो जाता है, ऐसे स्वा। और गत पीछे है तो ऐसे आ जाएगा गत। अब पहली कंडीशन को देखेंगे, शब्दों के बीच में या वा रा आए तो वा आ गया शब्द के बीच में। और फिर इससे पहले शर्त ये है कि आधा व्यंजन भी होना चाहिए, तो आधा व्यंजन है तो यहाँ कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। यहाँ कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। अब अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं हम रा की, कि रा किस तरीके से आएगा। अगर नोट नहीं किया तो नोट करिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। तीसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं किसकी, रा की। तो रा की कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको लिखना होगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये होगा मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। अब हमने यहाँ देखा माँ और ता, और इसके बाहर हमने क्या निकाला, इसको री को बाहर निकाल लिया। मात्राज्ञा में क्या है, ये हमारे पास में री है और री को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर क्या है, आ और फिर ज्ञा। अब इस री और आ को मिलकर क्या बन जाता है, रा बन जाता है। क्या बन जाता है, रा। और यहाँ क्या है, मात्र, सिर्फ मात बचा है, मात, और ज्ञा है इधर। तो ये जो रा है पूरा है और ता आधा है, इन दोनों को मिलने से क्या बन जाता है, क्योंकि आधा ता और रा इसको मिलकर ही तो हमारा त्रा बनता है। तो यहाँ पर ये जो रा है ये पूरा है और इसमें क्या लगी हुई है, मात्रा भी लगी हुई है। तो ऐसे होगा तो इसके पीछे भी मात्रा लगा देंगे, तो मात, ये मात जो है ये रा इसमें आएगा, पूरा करेगा इसको, तो ये बन जाएगा मात्राज्ञा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मात्राज्ञा में यण संधि हुई है। ध्यान रखना इसमें दीर्घ संधि नहीं है, कहीं आप दीर्घ संधि के साथ में चले जाएं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, दीर्घ हो रहा है बीच में, तो री और री मिलकर के क्या बना रहे हैं कि मात्राज्ञा, यानी दीर्घ संधि हो रही है। ये मात्राज्ञा जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, यण संधि का उदाहरण है। पितृण में, पितृण जो है इसमें दीर्घ संधि है, ये ध्यान रखें। पितृण में दीर्घ संधि है, लेकिन मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्रादेश, इनमें क्या होगी, यण संधि होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि संधि किसे कहते हैं। इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गुण संधि की, अयादि संधि की, दीर्घ वृद्धि संधि की, तीनों संधियों को इसमें डिस्कस कर लेंगे। और उसके नेक्स्ट पार्ट में व्यंजन, और उसके बाद में हम विसर्ग संधि को डिस्कस करेंगे। तो कई लेक्चर होंगे, संधि एक बड़ा टॉपिक है और आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। और आपके लिए मैं होमवर्क देती हूँ कि आपको क्या करना है इसके बाद में, क्योंकि आप खुद से करें ना करें कोई पता नहीं, इसलिए मैं आपके लिए होमवर्क दिए देती हूँ आपको क्या करना है। और उसको मुझे टेलीग्राम पर फ़ोटो क्लिक करके सेंड भी करना है कि ये आपने बनाई है। मुझे देखना है कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दे देती हूं दीर्घ संधि के लिए कुछ होमवर्क। आपको बताना है कि दीपावली को विच्छेद करके और पूरे तरीके से तोड़कर इसमें दीर्घ संधि कैसे हुई है। दीर्घ के लिए लिखते जाइए, दीर्घ के लिए लिखिए दीपावली में कैसे हुई है, पुरावशेष, पुरावशेष में कैसे संधि हुई है, पूरा तोड़कर, जैसे मैंने बताया था वर्णों को विच्छेद करने के बाद में और किस तरीके से इनका योग हुआ है। अब आपको बताना है कविंद्र मैंने ले लिया, रविंद्र ले लिया था, आपको बताना कविंद्र में कैसे हुई है संधि। उसके बाद में आपको लिखना है नदीश, नदीश में कैसे दीर्घ संधि हुई, कपीस में कैसे दीर्घ संधि हुई, ठीक है। और आपको लिखना है रजनीश, रजनीश में कैसे दीर्घ संधि हुई। और एग्जाम्पल्स लिखिए भानुदय, भानुदय में कैसे दीर्घ संधि हुई, ठीक है। और लिखिए एग्जाम्पल्स लघुर्मी, लघुर्मी। उसके बाद में लिखिए मंजूषा, मंजूषा।
जैसे हमने बधूत्सव में किया था उसी तरीके से लघुर्मी में अर होगा। तो इसमें मैं आपको करके बता देती हूँ कि आपको अगर कन्फ्यूजन रहे तो लघु धन ऊर्मी, लघु धन उर्मी होगा। ठीक है, अब इसका हम विच्छेद करके देखेंगे कैसे होगा लघुर्मी में दीर्घ संधि। ठीक, लघु धन उर्मी। अब यहाँ देखा हमने ला और घा, और इससे हमने क्या निकाल लिया ऊ, और इधर भी ऊ है हमारे पास में, और फिर क्या है ये। अब इसको और इसको मिलाने से दीर्घ ऊ हुआ, तो यहाँ पर ये घा है, इसको ये ऊ पूरा करेगा तो ये हो जाएगा लघु और फिर ऊर्मी, लघुर्मी। ठीक, इस तरीके से दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी लघुर्मी। अब बनाएंगे आप इसको भी एक बार ट्राई करेंगे। ये गलत है, ऐसे लिखना है इसको, लघुर्मी ऐसे होगा। ठीक है, लघुर्मी ऐसे। तो इनको आप बनाएंगे दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि के लिए, और अब मैं आपको बताती हूँ यण संधि के लिए आपका होमवर्क क्या है। इसको इतना लिखिए आप जल्दी से, इतना लिखिए, और उसके बाद में यण संधि के लिए आपको बताती हूँ मैं। यण के लिए आपको बनाना है अत्याचार, प्रत्येक, प्रत्युत्तर। ठीक है, ये आपको बनाने हैं। उसके बाद में आपको बनाना मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ये दोनों बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है अन्वेषण, अन्वय। इनमें किस तरीके से यण संधि हुई है ये आपको बताना है। तो सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करके लाने हैं, जितने भी यण और दीर्घ के मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। तो आपको अगर समझ में आया हो, यहाँ मैंने जितना भी समझाया, तो इनमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसके अलावा भी अगर आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो हम उनको चेक भी करेंगे और उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ये आपको बना के लानी है। और ये लघुर्मी में छोटी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। बाय मिस्टेक मैंने बड़ी ई की लिख दिया था। ठीक है, तो इनको आप बना कर लाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और टेलीग्राम पर होने वाली क्विज में अपना पार्टिसिपेट ज़रूर करें। आपके लिए क्विज रखी जाती है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी से संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाया जा सके। तो बाय बाय, टेक केयर।